जर्मनी में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। कोई कंसल्टेंट आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं लेके दे सकता, कोई कंसल्टेंट आपको एडमिशन नहीं लेके दे सकता। ये सब झूठी बातें होती हैं। तो अपने आप को इस काबिल बनाएं, दिमाग है, इंटरनेट है, खुद इस्तेमाल करें, खुद से एडमिशन सर्च करें, खुद से एडमिशन भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। कल एक वीडियो बनाई थी जो कि जर्मनी के प्रोसीजर के ऊपर बात करने वाली थी। आज की वीडियो उसी को लेकर थोड़ी सी और है, बट थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी डिफाइंड फॉर्म, क्योंकि मैंने उसमें कुछ स्टेप्स बताए थे। जो स्टेप्स थे जी, आपने यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, आपने ब्लॉग अकाउंट बनाना है, यूनि असिस्ट करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, सब कुछ है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट आज हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ पे कि आपको यूनिवर्सिटियाँ कैसे ढूंढनी है। सबसे सिंपल चीज़ आपके पास है मास्टर पोर्टल। फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स करना है, आपने बैचलर पोर्टल खोलना है, आपने मास्टर्स करना है, आपने मास्टर पोर्टल खोलना है। आपने मास्टर पोर्टल की वेबसाइट खोली, जो कि आप साथ ऊपर वेबसाइट पे देख रहे हो। वहाँ से आप अपने सबसे पहले आप चले गए लोकेशन में आपने जाके फाइनलाइज कर लिया जर्मनी। अब आप इधर देख रहे हैं कि जर्मनी में 2171 की मेजोरिटी तो नहीं आती तो माजरत 2171 यूनिवर्सिटीज़ हैं इन टोटल, जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी होंगी और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के लिए आपके पास अगर तो बहुत पैसा है, आप चले जाएं। ये चीज़ याद रखें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, ब्लॉक अकाउंट एक मस्ट चीज़ है। हम जाते हैं सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, फीस को जाके कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कर लो 2500, ठीक है, या 3000। इसके अंदर अब क्या ऑप्शन आ गए? 1422 ऑप्शंस में से आपने अब देखनी है आपकी डिग्री कौन सी है। अच्छा, जर्मनी के अंदर कुछ चीज़ें जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग है। पहली चीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ड्यूल डिग्रीज देती हैं। अब जो तो ड्यूल डिग्री में ऑप्शन आपके पास जर्मनी का है, वो यूनिवर्सिटी जो होगी वो फ्री आएगी, क्योंकि वो ब्लॉक अकाउंट के अंदर आ जाती है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी जो उसके साथ आपको ड्यूल डिग्री दे रही है, फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूल डिग्री है वियतनाम के अंदर, तो वियतनाम में जो यूनिवर्सिटी होगी वो फीस लेगी। वो कितनी फीस है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के उस पर चेक करें। सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कर रहे हो इरास्मस प्रोग्राम, वो आपका फ्री है क्योंकि वो स्कॉलरशिप है। तो जो आपकी स्कॉलरशिप बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको स्टाइपेंड भी देंगी और फ्री भी होंगी। लेकिन जो स्कॉलरशिप बेस्ड नहीं है, उसमें अगर तो ड्यूल डिग्री है तो एक डिग्री जो किसी और मुल्क में है उसकी फीस आपको लाजमी पे करनी है। चले मैं आपको दिखाती हूँ TU डार्मस्टाड में, जो मैंने जहाँ से मास्टर्स किया था। हम TU डार्मस्टाड की बात करें तो TU डार्मस्टाड एक वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, ठीक है। ये फ्रैंकफर्ट के पास यूनिवर्सिटी है और इसकी जो मेरी पर सेमेस्टर फीस थी दैट वाज समवेयर अराउंड 211 यूरोज आई थिंक। और उसके साथ मेरा ब्लॉक अकाउंट था। ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट सबको पता है 11,904, जो हमने कल डिस्कस की थी। ब्लॉक अकाउंट के ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी, उसको भी आप साइड पे कर दें। अब बात आ जाती है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टाड की। हम एक यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है। इसमें आपने स्टडी को देखा, आपने अपना देखा कि आपको क्या वो पढ़ना है। हम निकालते हैं TU डार्मस्टाड मास्टर्स प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली इंग्लिश में पढ़ना था तो मैंने इंग्लिश में ही अपना उसको सर्च करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे पता हो कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और कैसे पढ़ रही हूँ। अब मास्टर प्रोग्राम्स A to Z, अब ये आ गया है सिर्फ और सिर्फ मास्टर के प्रोग्राम्स के। इनके पास इस वक्त एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, अप्लाइड जियो साइंस है, अप्लाई लिंग्विस्टिक है, सो ऑन अदर क्वेश्चंस भी, अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं। मैंने जो करना था आर्किटेक्चर, ठीक है। हमने आर्किटेक्चर खोला। अब आर्किटेक्चर के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है लैंग्वेज में जर्मन एंड इन सम कोर्सेज इंग्लिश, जिसका मतलब है कि हर जो कोर्स है वो इंग्लिश में नहीं है। ये ड्यूल लैंग्वेज में होगा कि इसमें कुछ चीज़ें जो होंगी वो जर्मन में होंगी, कुछ चीज़ें जो होंगी वो इंग्लिश में होंगी। अब अगर आप लोगों ने जर्मन लैंग्वेज नहीं पास की हुई और आप इस कोर्स में अप्लाई करते हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन आएगी, क्योंकि आपने जर्मन लैंग्वेज पढ़ी ही नहीं हुई, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी टोटली इन इंग्लिश। या तो आप अपनी लैंग्वेज सीखेंगे, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है फेयर इनफ। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज नहीं की हुई है और आप जा रहे हैं कि जी हम इसमें पढ़ने, और आपके पास फर्दर मोर मतलब आपके पास उसकी वो भी नहीं है, लैंग्वेज में नहीं है, तो फिर पॉइंट ही नहीं, क्योंकि वो आपको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन दे देंगे। अब आ जाते हैं जी मेरी डिग्री के ऊपर, जो डिग्री मैंने पढ़ी, विच वॉज सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट मास्टर ऑफ साइंस। इस कोर्स के अंदर क्लियरली लिखा हुआ था लैंग्वेज इंग्लिश, सेमेस्टर 4। अब इसमें जो कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग थी,
अब आप ये देखें अगर कि इस पूरे के अंदर कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन्ड नहीं है कि ये जो डिग्री थी ये ड्यूल डिग्री थी, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि ये ड्यूल डिग्री है, क्योंकि मैंने पढ़ने की सहमति नहीं की। उसके बाद जब मैंने इसको गौर से पढ़ा तो ये चीज़ बहुत क्लियरली लिखी हुई थी, द जॉइंट मास्टर प्रोग्राम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इज अ फुल टाइम मास्टर्स प्रोग्राम एट वियतनामीज जर्मन यूनिवर्सिटी। अब जब ये चीज़ आई तो हमें तो लगा कि मतलब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, इजी सीन है। लेकिन फिर जब समझ आई कि बेटा अब यहाँ से तो वहाँ जाना पड़ेगा, तो इसकी फ़ीस थी। इसलिए ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो ड्यूल डिग्री है या सिंगल है। अगर तो ड्यूल है तो उसकी फ़ीस है, अगर फ़ीस है तो उसकी कितनी फ़ीस है। फर्दर इन सब चीज़ों के अंदर आप अपनी इस चीज़ को ध्यान रखें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसकी क्या फ़ीस है, किसकी क्या फ़ीस नहीं है। एक और चीज़, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक आता है हॉक्शुले, शोले मीन्स स्कूल, हॉक्शुले में स्कूल्स आ जाते हैं, हाई स्कूल्स कह लें, कॉलेज स्कूल्स कह लें, और एक आती है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटाट, जो एक्चुअली यूनिवर्सिटी होती है। जैसे पाकिस्तान में हम एक कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे हम मास्टर्स भी हम अपना इंटर भी पास करते हैं और वहीं से हम लोग अपना बैचलर्स पास कर लेते हैं। सेम इस तरह यहाँ पे भी हॉक्शुलर्स होते हैं, जहाँ पे आप अपना सीनियर लेवल भी पढ़ते हो, फिर वहीं पे आप अपना मास्टर लेवल्स या आप बैचलर्स लेवल्स कंप्लीट कर लेते हो। अब यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक हैं और जिनका क्राइटेरिया बहुत हाई है। हर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलता अनटिल अनलेस आपका प्रोफाइल लेवल बहुत अच्छा है, आपने बड़ा अच्छा आईएलटीएस स्कोर किया है, बड़ा अच्छा आपका सीजीपीए था, फेयर इनफ। आपने अगर तो नॉर्मल आपका एक एवरेज स्कोर है तो उसके लिए आप जाके उन यूनिवर्सिटीज़ को देखें जो कि हैं अप्लाइड साइंसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस जो है, मतलब जो जिन यूनिवर्सिटी में अप्लाइड साइंसेस का वर्ड यूज़ किया जाता है, उन यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले थोड़ा सा कम है। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ है जैसे पाकिस्तान में आप कह लें पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी की बात हो जाती है, जो उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा हाई है। और अप्लाइड साइंसेज वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हमारी ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी फीस आपसे ले लेंगी, लाइक 500-600 यूरो चार्ज कर लेगी पर सेमेस्टर, लेकिन उनका क्राइटेरिया इनसे थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आप देखें जी, ये सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, यूनिवर्सिटी ऑफ मानहाइम, यूनिवर्सिटी ऑफ क्लोन, RWTH, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, टेक्नीश, हॉक्शुलर और यूनिवर्सिटी ऑफ, ये सारी की सारी आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं इधर, जिसमें से आपको बहुत सी जगह पर फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे और बहुत सी जगह पर आपको पेड कोर्सेज भी मिलेंगे। तो हमेशा यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, उसकी फ़ीस क्या है, उसका लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्या जा रहा है, आया पूरी डिग्री इंग्लिश में है, पूरी डिग्री उसमें जर्मन में है, आपकी जो डिग्री है वो ड्यूल है या सिंगल यूनिवर्सिटी है, अगर ड्यूल है तो दूसरी यूनिवर्सिटी फ़ीस चार्ज करती है या नहीं करती है, और फोर्थ ये कि उसके क्राइटेरिया पे आप अपने लायक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप क्राइटेरिया पे नहीं लायक करते तो बिला वजह के पैसे भरकर अपने पैसों को वेस्ट मत करें और ख़ुद से अप्लाई करें। व्हाट इज़ यूनी असिस्ट? यूनी असिस्ट एक बेसिकली ऐसा पोर्टल है जहाँ पर 180 जर्मन यूनिवर्सिटीज़ अपना बैकलॉग रखती है, मतलब 180 जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का सारा डाटा वहाँ पर है। आया आपने उन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना है तो आपको कहाँ अप्लाई करना है? आपको यूनी असिस्ट में अप्लाई करना है। अब मैं आपको प्रॉपर समझाती हूँ कि यूनी असिस्ट बेसिकली है क्या चीज़। आप देखें, आपने 6 यूनिवर्सिटियाँ फाइनलाइज कर ली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इधर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। हम करते हैं प्लान योर एप्लीकेशन। प्लान योर एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास कुछ डेडलाइंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं फॉलो करने के लिए, और कुछ हमारे पास फर्दर अप्लाइंग और री अप्लाइंग है। हम अब स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं असेंबल योर डॉक्यूमेंट्स में। असेंबल योर डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या है जो आपने डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठे करने हैं? पहला आपका डॉक्यूमेंट है आपकी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स, आपने क्या पढ़ा था, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपके पुराने सारे पेपर वर्क्स, वो। सेकेंड चीज़ है आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर तो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट, मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर इंग्लिश में नहीं है और जर्मन में है तो डेफिनेटली आपको जर्मन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, वो हो गया। फिर ये सारी चीज़ों को आप अटेस्ट करवाते हैं मोफा से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। आपने मोफा से अटेस्ट करवाया, सर्टिफिकेशन मिली, ठप्पे लग गए, मुहर लग गई, आपका काम खत्म हो गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं जो उर्दू में होते हैं, आपको उनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा या तो इंग्लिश में या तो जर्मन में, वो चीज़।
उसके बाद आ जाता है आपका अदर डॉक्यूमेंट्स, जो आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अगर आप एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट हैं, आप अपने स्पोर्ट्स के सारे फॉर्म्स उस पर सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं। अगर आप एक एथलीट स्टूडेंट हैं, आप अपने एथलीट के सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं। अगर आप एक बड़े ब्रेन शार्प बंदे हैं जिन्होंने रैंडम कहीं जगहों पे लिया होगा, वो किए होंगे, कोर्सेज कंप्लीट किए होंगे, आप उन कोर्सेज को साथ लगा सकते हैं, उन सर्टिफिकेट्स को साथ लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस आप अदर डॉक्यूमेंट्स में अपनी पोस्ट कर सकते हैं। अब आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, उसके बाद हम चले जाते हैं ऑनलाइन के ऊपर। अब इसके ऊपर आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए फर्दर आपके पास पोर्टल है विच इज़ कॉल्ड माई असिस्ट। ठीक है, अब ये पेज आपके पास खुल गया, जिस पेज पर लिखा हुआ है सेलेक्ट सेमेस्टर, कि किस सेमेस्टर के अंदर आप जाना चाहते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी, कि किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी की फेडरल स्टेट क्या है, आपकी डिग्री का टाइप क्या है, वो कोर्स जो आप पढ़े हैं वो पार्शल कोर्स है, फुल कोर्स है, यूनिअसिस्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं या व्हाट्सोएवर। हम यहाँ पर रैंडम एक सर्च कर देते हैं। चलें फॉर एग्जांपल सेमेस्टर हम समर्स में 2025 का सेमेस्टर ले आते हैं। यूनिवर्सिटी आप कर लें इसके अंदर, फॉर एग्जांपल चलें भाउस यूनिवर्सिटी ऑफ वेमार में कर लेती हूँ। ठीक है, भाउस यूनिवर्सिटी का जो है वो थ्रूगन है, वो आपको हो गया। टाइप ऑफ डिग्री हमने कर दी मास्टर्स। इसके अंदर आपने सर्च डाला। अब सर्च में उसने आपको भाउस यूनिवर्सिटी ऑफ वेमार के सारे कोर्सेज दे दिए जो कि आपको इधर दिख रहे हैं। ये सारे कोर्सेज भाउस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वेमार में आ गए। ठीक है, अब इधर से आपने एक यूनिवर्सिटी की डिटेल खोली, फेयर इनफ। अब उसके अंदर उन्होंने फुल लिखा हुआ है कि ये जो कोर्स है ये क्या है, इसका मेजर क्या है, इसका दूसरा क्या है, इसमें स्पेशलाइजेशन क्या हो रही है, ये पूरी डिग्री की मतलब आती है, हाफ कोर्स पढ़ा जाता है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इन केस अगर आपको यहाँ पर इस पोर्टल पे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं समझ आती, आप इनके लिंक पे क्लिक करके, जो इनका एक्चुअल यूनिवर्सिटी का लिंक है, आप डायरेक्ट उस पेज पे चले जाएं। ठीक है, आप उस पेज पे चले गए, उस पेज पे उन्होंने लिखा हुआ है अच्छा ये जो कोर्स था ये सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स था, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स है, इसकी जो डिग्री है ये 4 सेमेस्टर्स पर है, 120 क्रेडिट आवर्स हैं, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इस तरीके से है, एनरोलमेंट पीरियड इसका ऐसे है। अब जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ ये हो जाती है, अभी तक इन्होंने लैंग्वेज को नहीं मेंशन किया हुआ कि इसका आया इस कोर्स की लैंग्वेज क्या है, राइट। तो आप इस चीज़ को पहले खुद से सर्च करें कि इसका कोर्स का लैंग्वेज है क्या। इसकी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स में हम चले जाते हैं। इसकी फॉर्मल रिक्वायरमेंट में आपकी सिविल इंजीनियरिंग की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 2.5 लेवल का ग्रेड। लैंग्वेज स्किल आ गया। लैंग्वेज स्किल क्या है? जर्मन लैंग्वेज। अब आपके पास जर्मन लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी अगर तो C1 है, आप इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है आप इसमें अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अगर अप्लाई करने के बाद आपने फीस भी पे कर दी और आपको रिजेक्शन आ गया तो आपके फजूल किस्म के पैसे ज़ाया हो जाएंगे, तो साफ सी बात है। अब एक और चीज़, जब आप अप्लाई करते हैं यूनिअसिस्ट के पोर्टल के थ्रू, तो यूनिअसिस्ट इस वक्त जिस टाइम पे मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे तो एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी की ये पे लेता था, पहली यूनिवर्सिटी की ये फीस हम मुझसे लेता था आई थिंक 70 यूरो या हाँ 70 यूरो, और उसके बाद हर यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने की फीस जो आ जाती थी दैट वाज 25 यूरोस। अब एक यूनिवर्सिटी मैंने फाइनल कर ली, आप जो देख रहे हो रैंडम आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऐड टू सिलेक्शन। अब इधर अगर आप कॉर्नर पे देखो तो मेरे लिखा हुआ है कि इनबॉक्स के साथ मैंने एक यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर लिया। मैंने उस यूनिवर्सिटी को क्लिक किया। अब पहली यूनिवर्सिटी की हैंडलिंग फीस क्या है? 75 यूरोस, ठीक है। ये पहली यूनिवर्सिटी की फीस है। अब हम इसके अंदर 2-3 और सब्जेक्ट्स ऐड कर देते हैं जस्ट टू सी कि हमें और इसकी फीस क्या मिलती है, ठीक है। मैंने टोटल 3 सब्जेक्ट्स इसमें ऐड कर दी हैं एक ही यूनिवर्सिटी के। तो जो पहली यूनिवर्सिटी की फीस थी दैट वाज 75 यूरोस, और अगली हर यूनिवर्सिटी की फीस है 30 यूरो। तो ये चीज़ अपने माइंड में आप रखें कि जब आप यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो पहली यूनिवर्सिटी की फीस होगी 75 यूरोस और अगली हर यूनिवर्सिटी की फीस होगी 30 यूरो। ये है आपकी एप्लीकेशन फीस अप्लाई करने की। इसके बाद अब आपने अप्लाई कर दिया। अब होता ये है, कुछ लोग जैसे मैंने भी लैंग्वेज की बात की कि आपको लैंग्वेज का नहीं पता, आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। आपके लैंग्वेज बैरियर जब आ गया, यूनिअसिस्ट ने आपकी जो वो पेपर्स हैं वो आगे यूनिवर्सिटी को भेजे ही नहीं, क्योंकि यूनिअसिस्ट बेसिकली एक ऐसा पोर्टल है ताकि यूनिवर्सिटियों पे बर्डन ना पड़े। आप डॉक्यूमेंट्स अपने यूनिअसिस्ट को देते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन के साथ साथ बाय पोस्ट सारे पेपर्स आपने उनको बाय पोस्ट भी भेजने होते हैं लाजमी।
ऑनलाइन फीस पे करने के बाद आपने जब डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजे, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को फाइनल लिस्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, चेक करेंगे और वो देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स उन यूनिवर्सिटियों के डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। अगर तो मैच करेंगे, यूनिअसिस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजेगा। अगर नहीं मैच करेंगे, यूनिअसिस्ट वहीं पर उसको कट करेगा और यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स जाएंगे ही नहीं और वहाँ पे आपके पैसे हो जाएंगे ज़ाया। इसलिए पहले ध्यान रखिए कि जो यूनिवर्सिटी फाइनल हो रही है यूनिअसिस्ट में, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को उतारेगी या नहीं। अगर नहीं उतारेगी तो यूनिअसिस्ट यूनिवर्सिटी तक तो भेजेगा ही नहीं डॉक्यूमेंट्स को। इसी तरीके से यूनिअसिस्ट का अपना टाइम पीरियड है 4 से 6 हफ्ते का। 4 से 6 हफ्ते में वो आपकी डिग्री को चेक करेगा, आपके पेपर्स को चेक करेगा। अगर उसको फाइनलाइज लगा तो वो उठा के यूनिवर्सिटियों को भेजेगा और उसके बाद 3 से 4 हफ्ते का टाइम पीरियड आता है यूनिवर्सिटी का चेक करने के लिए। यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, आपको ईमेल आएगी कि आपका एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है। पहले 2 वीडियो जो जर्मनी के प्रोसीजर के बारे में थी कि यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है और यूनिअसिस्ट क्या चीज़ है। आज की जो वीडियो है वो होगी कि हमने जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। मैं स्पेसिफिकली इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। अगर आप ऊपर वीडियो देखें तो पाकिस्तान में हमारी जो जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं वो एक कराची में है और दूसरी हमारी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, ये तो है कराची का आपके पास, ऊपर जो आप देख सकते हो ये कराची का लिंक आ रहा है और दूसरा एक लिंक है हमारे पास जो कि है इस्लामाबाद का। अब जितने भी पंजाब के और आगे पीछे के लोग हैं वो सबके सब जाके इस्लामाबाद की एम्बेसी के थ्रू अपॉइंटमेंट लेते हैं और बाकी जो लोग हैं जो कराची वाली साइड पर है, सिंध की साइड पर है, वो कराची की ले लेते हैं। मैंने क्योंकि इस्लामाबाद एम्बेसी के थ्रू अपॉइंटमेंट ली थी जब मेरा वीज़ा था, तो ऑब्वियसली मैं उसी के बारे में बात करूँगी। मुझे कराची वाली अपॉइंटमेंट सिस्टम के बारे में नहीं आइडिया कि कराची का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो कितना टाइम का है और क्या है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करूं, इस वक्त इस्लामाबाद की जो जर्मन एम्बेसी है उसकी अपॉइंटमेंट, स्टूडेंट अपॉइंटमेंट का जो टाइम पीरियड जा रहा है 9 मंथ to 15 मंथ्स का जा रहा है। मतलब अगर आप आज अपॉइंटमेंट अप्लाई करोगे तो आपको 9 महीने बाद या 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। और अगर तो आपके पास स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आप इरास्मस पर हो, डार्ट पर हो, फिर तो आपकी स्कॉलरशिप अपॉइंटमेंट जाती है। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट है उसका क्राइटेरिया इस वक्त 9 मंथ से 12 मंथ्स या 1 ईयर से मतलब ऊपर है। तो मेक श्योर करें कि आप फेसबुक पे कुछ ना कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करें जहां पर आपको पता चल रहा हो कि अपॉइंटमेंट का टाइम पीरियड आजकल क्या जा रहा है। एनीवेज, अगर हम बात करें तो जर्मन एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद से मिलती है उसमें वीजा टाइप्स क्या हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म। ठीक हो गया जी। अब इसमें इन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज मेंशन की हुई है, Schengen applications या Schengen applications can handed up to 6 months before intended travel date. Please cancel your appointment as soon as you know that you are not going. अब ये भी ना एक बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। क्यों कंफ्यूजिंग बात है, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने आज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपने 18 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको तो नहीं पता कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम आपने जब उधर एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को सबमिट कराई, आपने साथ ही अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दिया अपनी जर्मन एम्बेसी की, क्योंकि जर्मन एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है वो 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स और प्रॉब्ली मोर देन 1 साल लगा रही है। अब आप ये सोचते हो कि यार मैंने तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है अगले सेमेस्टर के लिए और अपॉइंटमेंट मुझे मिल रही है 1 साल के बाद, तो मतलब अगले सेमेस्टर में तो मैं जा ही नहीं सकता। इसीलिए हमेशा 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 अपॉइंटमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी एप्लीकेशंस को रखते हैं, सबमिट करवाते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपको आज एडमिशन मिला है नेक्स्ट ईयर जनवरी का, तो आपके पास 1 साल का टाइम है। लेकिन अगर आपको आज एडमिशन मिला नेक्स्ट ईयर जुलाई का, तो आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी। और अगर आपको एडमिशन मिल जाता है और आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आती, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी पड़ेगी कि भाई मुझे अगले सेमेस्टर में डेफरमेंट दे दे। क्यों? क्योंकि मेरे पास वीज़ा ही नहीं है। तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एनीवेज, अब उन्होंने क्या किया, यू कैन नॉट बुक अपॉइंटमेंट डायरेक्टली इंस्टेड देन एम्बेसी इंट्रोड्यूस अ कन्वीनियंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, वो वही बात है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपने कंटिन्यू किया। अब कंटिन्यू करने के बाद अब ये देखें कि इसमें अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये सारी डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। मेक श्योर करनी है कि आप ठीक अपॉइंटमेंट को ही लें। ये ना हो कि आप कोई गलत अपॉइंटमेंट लेके वेट करते रहे और बाद में आपको पता चले कि भाई ये तो मेरी अपॉइंटमेंट ही नहीं थी। सो पहली आपकी अपॉइंटमेंट है वेटिंग लिस्ट टू अप्लाई फॉर फैमिली वीज़ा, दैट इज़ नॉट योर्स, कट। नेक्स्ट, वर्क वीज़ा, वो भी आपकी नहीं है, ख़त्म। अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा, नो। अपॉइंटमेंट वेटिंग फॉर
स्टडी वीज़ा फॉर स्टेज एक्सीडिंग 90 डेज, यस। सेकेंड अपॉइंटमेंट आप क्या देख रहे हैं, अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट, अप्लाई फॉर वीज़ा मास्टर प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स विद 3.7 CGPA। अगर 3.7 CGPA मेरे भाई इसको पकड़ें, 4 महीने में अपॉइंटमेंट ले, आपका काम खत्म। लेकिन अगर आपका वो नहीं है तो आप क्या करोगे, ऊपर जाओगे। अच्छा, अब नीचे उन्होंने लिखा है अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट फॉर शेंगन वीज़ा। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, हम खोल के देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है, इनकरेक्ट पासपोर्ट विल बी डिलीटेड, यू नॉट अलाउड, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, फाइन 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 फाइन। अच्छा, ये विजिट है, विजिट छोड़ दें जी, हमें विजिट नहीं चाहिए। अब आपने चले जाना है, अगर तो आपके पास स्कॉलरशिप है, 3.7 CGPA जो कि आता है, हमारा नहीं आता लेकिन आता है। एनीवेज, हम स्टडी पे चले जाते हैं। स्टडी वीज़ा की आपने अपॉइंटमेंट देखी, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास लिखा हुआ आ गया कि आपने क्या करना है, कंफर्मेशन ईमेल आएगी आपको। उसके बाद अगर तो विद इन फ्यू वीक्स या सेवरल मंथ्स, अभी जो फ्यू वीक और सेवरल मंथ्स लिखा हुआ है ना, ये यकीन करें बहुत छोटे होते हैं, ऐसा होता नहीं है। फ्यू मंथ्स है आपके पास, और ये फ्यू मंथ्स में भी मुझे याद है मेरी अपॉइंटमेंट आई थी 9 मंथ्स के बाद, और मैंने अप्लाई किया था 2019 में, 2019 में मैंने अप्लाई किया था। तो उस हिसाब से अगर तब के हिसाब से 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है तो अभी तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगेन यू हैव टू चेक, आप चेक करो आपको अपॉइंटमेंट का क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। अब ये आपने सारा अपना डेटा वगैरह फिल किया, आपने सबमिट करवा दिया, और आपको आ जाएगी इसकी अपॉइंटमेंट जितने भी टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अभी इसको अभी फिल करेंगे और आपको फौरन अपॉइंटमेंट आ जाएगी, नहीं। आप फिल करेंगे, आपको ईमेल आएगी, ईमेल के बाद पता चलेगा कि आपकी अपॉइंटमेंट कब है और कब नहीं है। ये बात तो होगी हमारी कि हमने अपॉइंटमेंट कैसे अप्लाई करनी है जर्मन एम्बेसी की। आपने यूनिवर्सिटी निकाल ली, यूनिसिस पे अपना एडमिशन करवा लिया, और आपने जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ले ली। अब लास्ट चीज़ क्या है, लास्ट चीज़ है ब्लॉक अकाउंट, जर्मन ब्लॉक अकाउंट। जर्मन ब्लॉक अकाउंट बेसिकली क्या चीज़ है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लोगों को समझ लगती है ये चीज़ की, कि जर्मन ब्लॉक अकाउंट शायद वो है कि वो आपसे पैसे ले रहे हैं, आपको वापस नहीं देंगे, या पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, पैसे कैसे आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जर्मन ब्लॉक अकाउंट बेसिकली एक, ये कह लें कि आप जर्मन की गवर्नमेंट को श्योरिटी दे रहे हैं कि भाई मैं पढ़ने ही जा रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैं आपको श्योरिटी के तौर पे रखवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप कह लें आपने गिरवी रखवा दिए पैसे, ठीक है, एक आसान टर्म में मैं आपको बोल रही हूँ, आपने उनके पास पैसे गिरवी रखवा दिए। पैसे गिरवी रखवाने के बाद होगा ये कि जब आप जाएंगे जर्मनी, तो आपको उन्हीं पैसों में से हर महीने कुछ पैसे वापस आते जाएंगे। समझ आई? ये कह लें कि आपने उनको अपना 1 साल का या 2 साल का खर्चा जर्मन की गवर्नमेंट को डिपॉजिट में रखवा दिया। आप जर्मनी जाएंगे, आपकी 2 साल की डिग्री है, उन 2 सालों में हर महीने ब्लॉक अकाउंट के जो पैसे हैं वो आपको वापस आते रहेंगे। ये चीज़ मैं पहले बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और आप सारे पैसे निकलवा लेंगे एक साथ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप जब अपना जर्मन बैंक अकाउंट खोलेंगे जर्मनी जाकर, उसको अपने ब्लॉक अकाउंट से लिंक करेंगे, तो आपको ब्लॉक अकाउंट के थ्रू सिर्फ 1 ही महीने के पैसे आया करेंगे आपके अकाउंट में। आप उससे ज़्यादा ब्लॉक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। अब ब्लॉक अकाउंट कहाँ से खोल सकते हैं? ब्लॉक अकाउंट के ऑप्शन है आपके पास, एक्सपेट्रियो ब्लॉक अकाउंट, उसके बाद है फिनटीबा ब्लॉक अकाउंट, उसके बाद देयर इज़ वन मोर कोरेकल, आई डोंट नो वो यहाँ पर अगर आएगा या नहीं आएगा, पर चलें, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। फिनटीबा की है, एक्सपेट्रियो की है, हम एक्सपेट्रियो पे चले जाते हैं। अब एक्सपेट्रियो आपको क्या ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। एक्सपेट्रियो बेसिकली आपको साथ और बहुत लेवरेजेस दे रहा है। आपकी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड हो जाती है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड हो जाता है, आपका फ्री में जर्मन बैंक खुल जाएगा जब आप वहाँ जाओगे। ऑब्वियसली इस वक्त जर्मन ब्लॉक अकाउंट की जो पेमेंट चल रही है, विच आई रिमेंबर, वो है आपके पास, लेट मी सर्च, हमने जब लास्ट टाइम देखा था तो जर्मन बैंक अकाउंट, जर्मन ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट थी दैट वाज 11,904, बिल्कुल। अब देखें, उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ मेंशन की हुई है। अगर आप ऊपर देखो, उस पर लिखा हुआ है 11,904, आप उनको 1 साल का जर्मन फंड देते हो, उसके बाद उसमें से 992 यूरो आपकी मंथली विड्रॉल लिमिट होती है। मतलब 992 आपका मंथली खर्चा होगा जो कि आप ब्लॉक अकाउंट से निकाल सकते होगे।
अब आपने ब्लॉक अकाउंट के अंदर हाउ मच मनी डू यू नीड एंड स्टफ 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 सी ठीक हो गया जी। पहले पेमेंट कम थी, अब उन्होंने ज़्यादा कर दिया। वो हर साल ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट यकीन करें बढ़ती जाती है। 2015 में जब मेरा भाई गया था तब उस टाइम पे 8,000 का ब्लॉक अकाउंट था, फिर मेरे टाइम पे इट वाज 10,000 समथिंग एंड नाउ इट इज़ 11,900 एंड समथिंग। तो ये हर 2 साल बाद या हर 1.5 साल के बाद ये अमाउंट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने ब्लॉक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। सो हाउ टू ट्रांसफ़र मनी इन ब्लॉक अकाउंट, ये आ गया। सो ट्रांसफर इंटरनेशनल फंड, सिंपली विजिट द नियरेस्ट बैंक। अपने कोई भी पाकिस्तान में हो, किसी भी बैंक में जाओ, वो सर अपना आप उनको वो बना के देते हो, अपना रेमिटेंस चेक हो गया या आपका कोई भी आपने चेक बना के देना कि भाई ये करेंसी का चेंज बताएं, करेंसी रेट क्या चेंज होगी, ये मेरा बैंक अकाउंट है जर्मनी में, मुझे इसमें मेरे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। और उसकी जो भी रसीद वगैरह आएगी जब आप जर्मनी की एम्बेसी में जाएंगे अपॉइंटमेंट के टाइम पे, तो आप अपने उन डॉक्यूमेंट्स में अपने ब्लॉक अकाउंट की भी लाजमी पेपर या रसीद या जो भी आपको दिया जाएगा वो लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आप वो नहीं लेके जाते तो आपको जर्मनी की या तो वो अपॉइंटमेंट पे जाने नहीं देंगे, और अगर आप उसको अटेंड करेंगे तो प्रॉबेबली वो ये करेंगे कि वहाँ जाने के बाद आपको बोला जाएगा कि अब आप घर जाकर या अभी बैठे बिठाए हमें उसका सबूत दें। और मोर ओवर ये होता है कि सम टाइम कुछ लोगों के ब्लॉक अकाउंट्स बाद में बन रहे होते हैं, तो उनको फिर जर्मन एम्बेसी को बाद में वो ब्लॉक अकाउंट की रसीद या उसका प्रूफ देना पड़ता है, अदरवाइज़ वो आपको वीज़ा से रिजेक्शन आ जाएगी, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है मेरे भाई। तो बेहतर है कि ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको टाइम से करें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। और आई होप कि अब ये जो कुछ पॉइंट्स और कुछ स्टेप्स मैंने समझाए हैं लोगों को समझ आए। अगेन मैं बताती चलूँ, हाउ टू फाइंड अ यूनिवर्सिटी, how to apply in the uni assist, how to get a appointment and how to open a block account. 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों पे ध्यान रखें। एंड आई रियली होप कि सब लोगों का जो भी अप्लाई करना चाहते हो, जो भी वीज़ा, जो भी स्टडी बेस पे जाना चाहते हो, अल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा तरक्की दे और सब लोग जाके पढ़ सके। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोस भी देखें जाके। बाय।